हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान और आज के लेक्चर में हम लोग ओएनजीसी और एमपीएससी सिलेबस को कवर करेंगे। सो टुडेस टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला सेक्शन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा बच्चों, आप सभी ने थर्मोडायनेमिक्स को अपने रेगुलर लाइफ में जरूर फील किया होगा। मैं कैसे कह रहा हूं ये समझने की कोशिश करिए। आपने देखा होगा कि अगर मैं एक कप में चाय को छोड़ देता हूं तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में वो ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा कि चाय हमारी ठंडी हो गई। या फिर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें, अगर उस चाय के कप को किसी पानी में या आइस क्यूब के ऊपर रख दें तो और तेजी से ठंडी हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए होंगे जो केवल थर्मोडायनेमिक्स को जानने के बाद ही समझ में आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन है, दैट विल बी बेसिकली based on ONGC examinations and state level government examinations we'll discuss on। तो सबसे पहले देखिए थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें हम डील करते हैं किसी सिस्टम के एनर्जी इंटरैक्शन को। तो सिस्टम कैसे एनर्जी इंटरैक्शन करता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, दैट वी विल सी। तो इस सिस्टम के साथ एनर्जी इंटरैक्शन कैसा होगा। एनर्जी इंटरैक्शन का मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई विंड ब्लो कर रही है, हवा का फ्लो है, तो ये किस तरीके से सिस्टम को अफेक्ट करेगी, इस पूरी एनालिसिस को हम कहां से समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से समझते हैं। तो एक डेफिनेशन देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स की क्या है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एनर्जी इंटरैक्शन, हाईलाइट करिएगा इस पॉइंट को, विच डील्स विथ एनर्जी इंटरैक्शन ऑफ सिस्टम सराउंडिंग and its impact on properties of the system। देखिए यहां कुछ कीवर्ड्स हैं और इसी तरीके से हम पूरे सिलेबस को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे आप देखिए, मैंने कहा एनर्जी इंटरैक्शन, तो किसी सिस्टम में एनर्जी इंटरैक्शन कितने तरह से हो सकता है ये समझना होगा। सिस्टम इटसेल्फ क्या है ये जानना जरूरी है। पहले ये तो समझ में आए कि सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं। फिर सराउंडिंग वर्ल्ड क्या है, इंपैक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले आप समझिए सिस्टम क्या होगा। सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल में अगर मैंने पानी भर दिया, ठंडा पानी था, तो धीरे 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 इस बॉटल से पानी क्या हो रहा होगा, गर्म हो जाएगा। तो अगर ये गर्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये मेरा इंटरेस्ट था किसके लिए, इस बॉटल में रखे हुए पानी के लिए। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरा सिस्टम है। सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, एनी रीजन ऑन द स्पेस, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे इंटरेस्ट में है, जिसकी हम एनालिसिस करना चाहते हैं, वो सिस्टम होता है। सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम इज नथिंग बट अ थिंग्स और मैटर और एनी स्पेस इन एनी रीजन इन द स्पेस विच वी वांट टू स्टडी, जिसे हम पढ़ना चाहते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरैक्शन कैसे हो सकता है। अब देखिए मैं ना एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल कोट कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। सिस्टम के पार्ट में अगर देखो तो सभी लोग इस सिस्टम को तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, या इस सेटअप को आपने देखा होगा। दिस सेटअप इज वेरी फेमस एंड यूजुअली बी सी इन द कॉलेज लेवल एग्जामिनेशंस टू। सो ये क्या है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब यहां पे मैं मान लो गैसेस फिल कर देता हूं। For example, I fill the gases inside the chamber। इस चैम्बर में गैसेस फिल्ड है। मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूं इस गैस के साथ क्या हो रहा है और इस गैस के साथ किस तरीके से एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। अब आप समझिएगा, इस सिस्टम में या इस चैम्बर के अंदर गैस फिल्ड है, वो मेरा सिस्टम हो गया। इसमें मैं एनर्जी का इंटरेक्शन कैसे करवा सकता हूं, क्योंकि डेफिनेशन है ना यहाँ पे, समझिएगा डेफिनेशन क्या है। It is a branch of science which deals with the energy interaction। So basically energy interaction can be three type, तीन तरह से energy interaction system से कराया जा सकता है। पहला heat transfer करवा सकते हैं, दूसरा work transfer करवा सकते हैं, और तीसरा mass transfer करवा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। सो हमें समझ में आ गया सिस्टम, मेरा जो इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए या समझने के लिए वो सिस्टम है। सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन, या तो मैं हीट दे सकता हूं, या मैं वर्क ट्रांसफर करवा सकता हूं, या मैं अगर सिस्टम ओपन हुआ
जैसे कि इस बॉटल में पानी भर के इस बॉटल का अगर मैं कैप ओपन करता हूं तो पानी आसानी से बाहर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ओपन सिस्टम। तो ये एक सिस्टम है जिससे मास का भी ट्रांसफर कराया जा सकता है। तो फिर से डेफिनेशन में जाते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग एक्सेप्ट सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। तो हमें बहुत सही चीजें डेफिनेशन से समझ में आ रही हैं। एनर्जी इंटरेक्शन तीन तरह से हो सकता है, मास, वर्क और हीट। सिस्टम क्या होता है जो मेरा इंटरेस्ट है स्टडी के लिए, सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो सराउंडिंग कहलाएगा। इंपैक्ट ऑन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेफिनेशन का। इंपैक्ट ऑन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज कैसे बदल रही हैं। अगर मैं हीट देता हूं तो कौन सी प्रॉपर्टी बदलेगी और किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ये। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहां पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। मैं थोड़ा सा बस ऐसे इंपुट दे रहा हूं आपको समझने के लिए। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल दिस कम्स अंडर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एटसेट्रा। अभी हम केवल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे, इतनी सारी चीजें डेफिनेशन में ही समझ में आ गई। ठीक है, तो बात क्या हुई, सिस्टम, सराउंडिंग, एनर्जी इंटरेक्शन, प्रॉपर्टीज चेंज कैसे हो रही है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। एक बार फिर से सोचिए और समझिए, थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन व्हिच कैन बी मास, हीट, वर्क। एनर्जी इंटरेक्शन विथ सिस्टम, सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सराउंडिंग, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ सकते। दूसरा भी डेफिनेशन का तरीका है कि it is a branch of science which deals with the equilibrium, energy conservation and entropy. These are the terms which we see in later of the topic. ठीक है, तो हम लोग आगे जब टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। देखिए अब मैं एलोबरेट करूंगा वन बाय वन विच वी कैन सी हियर। सिस्टम क्या होता है, इट इज फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस। मैंने बताया था या तो एक फिक्स्ड मास होगा, जैसे कि यह बॉटल है, इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, सो दिस इज फिक्स्ड मास, राइट। पर एक बात हो सकती है कि अगर मैं पानी को फ्लो कराऊं पाइप से, जैसे आपने देखा होगा अगर पाइप से पानी का फ्लो आ रहा है तो वो पानी कहां फ्लो कर रहा है, दैट वाटर इज फ्लोइंग ओवर दिस स्पेस। तो अगर स्पेस पे फ्लो कर रहा है तो उस स्पेस पे भी जो रीजन होगा वो भी हमारा एक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, आप कैसे देख सकते हो, मान लो कि एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर मान लो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत तो ये सीख रखा होगा कि ये ओरिफिस से पानी का फ्लो है। अब मेरी इच्छा है कि जो पानी का फ्लो आ रहा है, विच वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, यहां से एग्जाम्पल समझिएगा, पानी फ्लो करता हुआ यहां आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर स्पेस पे वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, ऐसा कुछ जानना चाहता हूं। तो ये मेरा एक स्पेस हो सकता है ना स्टडी का, सो दैट कुड बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम। बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि सिस्टम समझ में आया, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई, मतलब थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको घुमा नहीं पाएंगे अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। तो ये टॉपिक ही किस पे बेस्ड है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, सो सिस्टम इज इट इज फिक्स्ड मास, या तो एक फिक्स्ड मास हो सकता है या फिर कोई रीजन हो सकता है स्पेस में, जैसा मैंने एग्जांपल बताया। फिक्स्ड मास का एग्जांपल क्या होगा, फिक्स्ड मास का एग्जांपल है, मान लो ये एक आइस क्यूब हो गया, ये फिक्स है, इसका मास चेंज नहीं हो रहा है अभी के लिए, दैट इज फिक्स्ड मास। रीजन इन स्पेस का मतलब क्या हुआ, किसी पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, आप इस स्पेस की स्टडी करना चाहते हो, दैट इज लाइक दैट। ठीक है, तो दो एग्जांपल आप देख सकते हो। रीजन इन स्पेस वेयर द स्टडी इज फोकस्ड, एनीथिंग कैन बी स्टडीड, कुछ भी पढ़ सकते हो आप, जो पढ़ सकते हो वो सब सिस्टम का पार्ट है। एक्सेप्ट सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग, सिस्टम के बाद जो कुछ भी होता है वो किसके अंडर आता है, सराउंडिंग के अंडर आता है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्या समझा हमने, सिस्टम कैसे, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन, वर्क, मास और हीट। एनर्जी इंटरेक्शन विद द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सिस्टम क्या हो सकता है ये देखेंगे, सिस्टम है क्या ये समझ में आ गया। सिस्टम इज नथिंग बट इट्स अ
फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस जिसकी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट वी कैन डिफाइन। नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। सी सराउंडिंग क्या होगा? व्हाट इज सराउंडिंग? व्हाट वी कॉल सराउंडिंग? देखिए सराउंडिंग इज नथिंग बट एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल समझिएगा, ये जितना अच्छे से एग्जाम्पल से समझ में आएगा उतना अच्छे से वर्ड्स पे नहीं आता। मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम के चारों तरफ जो होगा उसे हम इमीडिएट सराउंडिंग बोलते हैं, और इस पूरे रूम में भी तो सराउंडिंग ही है इसकी, तो वो इमीडिएट सराउंडिंग ना होके दूर की सराउंडिंग होगी जिसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक्स बी स्टडी द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम है, इसके आजू बाजू में जो कुछ भी होगा वो इमीडिएट सराउंडिंग कहलाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा, सिस्टम इज नथिंग बट विच बी आर स्टडिंग, जो हम पढ़ना चाहते हैं वो दो तरह से पढ़ सकते हैं, किसी फिक्स मास की एनालिसिस हो सकती है या फिर फ्लूइड की एनालिसिस हो सकती है। अगर फ्लूइड की एनालिसिस होगी तो हम कंट्रोल वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। सो सराउंडिंग, एनीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज सराउंडिंग। द पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इमीडिएट सराउंडिंग। जो एकदम पास में है सिस्टम के बाउंड्री के, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम इमीडिएट सराउंडिंग। तो अब क्या है, सराउंडिंग को और सिस्टम को कौन दूर कर रहा है या सेपरेट कर रहा है? जैसे एग्जांपल में मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ था, अगर आप देखें तो मान लो ये पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब आप देखोगे कि यहां पे इफ वी आर सेइंग लाइक दिस, यहां क्या है, इस सिस्टम को और बाउंड्री, इस सिस्टम को और सराउंडिंग को कौन सेग्रीगेट कर रहा है? दोनों अलग अलग कहां पे हो रहे हैं? तो मैं ये कहूंगा इस पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद वाला जो चीज है वो क्या है? सराउंडिंग है। इस बाउंड्री के अंदर वाली चीज उसे हम सिस्टम मान रहे हैं। तो जो बाउंड्री आप बनाते हो ना, इट कुड बी योर चॉइस, इट इज योर चॉइस एक्चुअली। तो अगर ये आपकी चॉइस है तो आप इसे इमेजनरी कह सकते हो क्योंकि आप अपने हिसाब से बनाते हो। कहीं कहीं पे बाउंड्रीज रिजिड होती हैं। रिजिड होने का मतलब, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल चारों तरफ से फिक्स है, वॉल से घिरा हुआ है। अब इसकी सराउंडिंग फिक्स है, तो जब हम बाउंड्री बनाएंगे ना, तो भले हम बाउंड्री बना रहे हैं इस तरीके से, बट ये मूवेबल नहीं है, ठीक है। सो बाउंड्री कैन बी डिफाइन एज इट इज द लाइन विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम जो हमारा इंटरेस्ट था, ये बॉटल, और इस बॉटल के बाद की जो चीजें हैं वो सराउंडिंग कहलाती हैं। तो हम एक इमेजिनरी थिन लाइन से इसे सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बाउंड्री कहते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। ये बात ध्यान देने की है, आपको ये पता होना चाहिए कि बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, ये रियल हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, are represented by continuous line or curve where imaginary boundaries are represented by dotted line। अगर आपकी बाउंड्री सॉलिड है तो वो फिक्स बाउंड्री होगी, अगर डॉटेड है तो इमेजिनरी होगी। जैसे फिक्स बाउंड्री हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज फिक्स बाउंड्री, टरबाइन की बाउंड्री है ये। इसे हम देखें तो पिस्टन सिलेंडर की बाउंड्री, ठीक है। सो वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट पेज। सो हियर वी कैन सी, देखिए अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। मैं हमेशा से याद दिलाऊंगा आपको बार बार, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहीं से सब कुछ शुरू है। एनर्जी इंटरेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सिस्टम के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर्टी चेंज भी पढ़ना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या होता है ये समझ में आ गया था। ये कुछ भी हो सकता है जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। ये एक मैटर हो सकता है फिक्स साइज का, या फिर एक ये फ्लूइड भी हो सकता है। तो हम सिस्टम को जानते हैं, अब हमें यह समझना है सिस्टम का टाइप क्या हो सकता है। अगर सिस्टम ओपन है, ओपन सिस्टम कहता हूं अगर मैं उसे, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम से मास का फ्लो अलाउड है। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हीट ट्रांसफर में बेसिक बातें करने की कोशिश करता हूं, ये आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूं कि आप रिलेट कर पाओ। मुझे ये बताइए, हीट ट्रांसफर आप कैसे देखते हो? जब मैं ये कहता हूं इस कप में आपने कॉफी रख रखी है, ठीक है, इस कप में आपने क्या रखा है? कॉफी रख रखी है। तो कॉफी ओपन एयर पे थी, तो धीरे धीरे क्या हो रही है? ठंडी हो जा रही है, कोल्ड हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी होगी। तो जब कॉफी ठंडी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने टेम्परेचर, मान लो ये 75 डिग्री सेल्सियस पे थी और बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हो गया, तो ये ठंडी हो गई। ये उसी टेम्परेचर की तरफ अप्रोच कर रही है जो टेम्परेचर बाहर का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये पिस्टन है,
इस पिस्टन में मैंने यहां से फोर्स लगाया तो ये पिस्टन मूव करके यहां आ जाएगा, दैट मीन्स आई एम मूविंग दी पिस्टन, तो मैं कुछ वर्क ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक और तरीका हो सकता है कि मैं क्या करता हूं, एक जार है, इसमें मैं कहीं और से फ्लूइड फिल कर रहा हूं। ये समझ में आ रहा है आपको, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तीनों इलिस्ट्रेशन क्या दिखा रहे हैं। पहला इलिस्ट्रेशन दिखा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नथिंग बट हीट। प्रेशर के कारण कोई एनर्जी ट्रांसफर अगर होता है, दैट इज इन थर्मोडायनेमिक्स इट इज कॉल्ड एज वर्क ट्रांसफर। अगर मैं मास के कारण कोई एनर्जी ट्रांसफर करता हूं, पहले इसका वेट कुछ और रहा होगा, ठीक है, अभी कुछ और वेट हुआ मतलब एनर्जी गेन हुई है इसकी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मास ट्रांसफर। देयर आर 3 वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब इसी के बेसिस पे आपको सिस्टम भी डिफाइन करने हैं। सिस्टम कैसे डिफाइन करोगे, मान लो किसी सिस्टम में तीनों तरह से एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, समझना, किसी सिस्टम में तीनों तरह से एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, दैट इज नथिंग बट ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टरबाइन, टरबाइन जानते हो, व्हाट इज टरबाइन? टरबाइन इज नथिंग बट अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, सुना होगा ना। तो आप क्या करते हो, एनर्जी सप्लाई किया और वो रोटर में रोटेट होके एनर्जी डिग्रेड हो जाएगी फ्लूइड की और ओवरऑल आपको बाहर वर्क आउटपुट मिल जाता है। तो जब मास ट्रांसफर किया आपने टरबाइन में, तो ये मास आया और यहां रोटर लगा होगा, वो रोटर को रोटेट किया, रोटेट करते समय क्या क्या हुआ, हीट ट्रांसफर भी हुआ, वर्क ट्रांसफर भी हुआ और मास ट्रांसफर भी हुआ। तो ओपन सिस्टम आर सिस्टम विच आर allowed to heat transfer, work transfer and mass transfer. That kind of system we consider as a what? We can consider them as a open system. तो हम इसे open system की कैटेगरी में रखते हैं। It is a system in which both mass as well as energy interaction, mass and energy interaction, यहाँ पे जो energy interaction की बात कर रहा है ना, वो फोकस कर रहा है केवल heat और work transfer से, ठीक है। So interaction takes place, for example boiler, turbine, condenser, pump, compressor, piston cylinder और अरेंजमेंट्स विद दी वॉल्व, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल्स को आप क्या कहते हो, ओपन सिस्टम बोलते हो। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप क्या करते हो, मास ट्रांसफर अलाउ ही नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए ये बॉटल है, इसको मैं हीट करूंगा अगर बाहर से तो पानी गर्म होगा, ठीक है। अगर मैं इसे शेक कर रहा हूं तो ये रोटेट भी हो रहा है, पर क्या इसका मास मैं बाहर अलाउ कर रहा हूं? इससे फ्लूइड बाहर आ रहा है क्या? ठीक है, अगर फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा है, दैट मींस वी कैन कंसीडर इज अ क्लोज सिस्टम। तो इट इज इन दिस सिस्टम एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ वर्क एंड हीट ट्रांसफर। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ना तो मास के कारण और ना ही टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर के कारण कोई एनर्जी ट्रांसफर होता है। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये एक यूनिवर्स का एग्जांपल है। जैसे ये पूरा यूनिवर्स अगर मैं कंसीडर करूं तो एनर्जी यहीं रहती है, एनर्जी ना तो यहां से बाहर जा रही है, ऐसा हम मानते हैं। सच सिस्टम इज कॉल्ड एज यूनिवर्स और आइसोलेटेड। जैसे यूनिवर्स और थर्मोप्लास्ट के एग्जांपल है। पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, वॉल्व का मतलब आपको याद होगा, आप आईसी इंजन वगैरह में पढ़े होंगे कि अगर मैं इसमें ओपन वॉल्व दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैस इससे निकल जाएगी। तो जब एग्जॉस्ट गैस निकलेगी उस केस में ये एक क्लोज सिस्टम का पार्ट नहीं बनता। तो क्लोज सिस्टम किसे कहते हो आप? क्लोज सिस्टम इज द सिस्टम इन विच मास आर नॉट अलाउड टू एस्केप। इससे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, आपके ओएनजीसी में भी पूछे जाएंगे, आपके एमपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। सो एमईएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओएनजीसी में भी पूछे जाएंगे श्योर शॉट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो, इसे इस तरीके से लिख के रखेंगे तो काफी आसान होता है, याद करने में आसानी रहती है। सिस्टम लिख लिया, ओपन क्लोज सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इंटरेक्शन ओपन सिस्टम में भी होता है, मास ट्रांसफर भी होता है, इसलिए एनर्जी मास अलग अलग लिख रखा है, जिससे कि आप एनर्जी को रिलेट कर लो वर्क और हीट से, मास को आप रिलेट कर लोगे सेपरेट सेक्शन से। क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी इंटरेक्शन होता है बट मास ट्रांसफर नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी इंटरेक्शन होता है और ना ही मास ट्रांसफर होता है। इस तरीके से आप चीजों को याद करके रखिए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। लेट्स सी दिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अप्रोच ऑफ स्टडीज। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके चलूंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अप्रोच ऑफ स्टडीज आपको समझ में आनी चाहिए, बस याद करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जब कभी भी आप एनालिसिस करोगे सिस्टम की, देखो अभी क्या क्या हुआ, रिलेट करिए। वी हैव स्टार्टेड विद द सिस्टम।
सिस्टम के बारे में पहले हमने क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन में क्या आया, थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। और ये डील करता है एनर्जी इंटरेक्शन, आप समझ गए 3 तरह से एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। फिर आपने देखा सिस्टम, सिस्टम कितने तरह के होते हैं ये भी देख लिया। अब बात चल रही है सिस्टम की एनालिसिस करनी है ना, तो आप सिस्टम को पढ़ोगे कैसे, इस बॉटल के साथ क्या क्या हो रहा है, किस अप्रोच से समझेंगे। तो समझिएगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, बेस से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब क्या होगा, जब आप ये समझते हो कि इस सिस्टम के साथ क्या होगा, वो कौन सी अप्रोच से पढ़ सकते हैं, तो हमारे पास 2 अप्रोच सामने आती हैं। एक तो ये कि इस वाटर के मॉलिक्यूल को मैं एक एक पकड़ के पढ़ूं, हर मॉलिक्यूल की स्टडी करूं। एक ये कि मैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को एवरेज स्टडी मान के पढ़ लूं। तो इससे 2 स्टडीज डेवलप होती हैं। एक माइक्रोस्कोपिक, वर्ड से समझ में आ रहा है, माइक्रो का मतलब माइन्यूट स्टडी, मैक्रोस्कोपिक का मतलब थोड़ा सा लार्जर सेक्शन में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सो जब लार्जर सेक्शन का वॉल्यूम लेके स्टडी करते हैं और एवरेज बोल देते हैं, जैसे मान लो 100 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने बोला 100 के 100 नालायक, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना, उसमें से कुछ 1-2 बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं, या मैं बोल दूं 100 के 100 टैलेंटेड है। तो ऐसा एकदम ओवरऑल बोलना जरूरी नहीं है कि सही हो, बट ये अप्रोच जो होती है फास्ट होती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। मैक्रोस्कोपिक स्टडीज जो होती हैं, जो लार्जर कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के स्टडी की जाती हैं, दैट इज लिटिल फास्ट। तो कुछ ड्रॉबैक्स एंड डिमेरिट्स हैं इसमें, जिसकी स्टडीज के कारण हम लोग चॉइस रखेंगे अपने हिसाब किताब से। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज अंडर अटेंशन एंड दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल अप्रोच। पर ये कहां यूज होगी, खुद से सोच लो। ये रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच होगी। एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी कौन करेगा, जिसे बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स की जरूरत है। Whereas in case of macroscopic approach, the time average behavior का मतलब overall average concepts हम लोग डेवलप करते हैं, is under consideration. This approach is also known as classical approach. इसे हम classical approach भी कहते हैं। In our thermodynamics, generally this is quite important topic है ना, बहुत important point कहलाएगा ये, कि हमारी जो properties calculations होती हैं वो हम किस बेस पे करते हैं, we deal with classical approach। तो जब कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि आप की स्टडी जो होती है वो किस बेसिस पे होती है, किस बेसिस का मतलब प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन जो आप करते हो वो किस अप्रोच के बेसिस पे करते हो, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वी ऑलवेज सेलेक्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आगे हम देखेंगे, रिलेट करते हैं। सो कॉन्टिन्यूम अप्रोच हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉन्टिन्यूम अप्रोच एक एवरेज अप्रोच है, दैट इज सिंपल थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नाउ सी these are the questions which we will discuss later on. Okay, the thermodynamic property, अब फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। What we have studied about the system के बारे बाद में हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम कौन से अप्रोच पढ़ने वाले हैं। Now we need to know what is the properties। वो देखो थर्ड टर्म याद आ रहा हो अगर आपको, तो क्या था थर्ड टर्म, यही था ना। पहले तो हमने एनर्जी इंटरेक्शन देख लिया, सिस्टम देख लिया, और जो वो था वो इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम, इम्पैक्ट on the properties of the system. So this is the property that we were talking about. Thermodynamics में हम लोग set of, देखो सबसे बड़ी बात है प्रॉपर्टीज होंगी क्या, प्रॉपर्टी किसको बोलते हो आप। तो जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ये एक बॉटल है, इसमें इतना मास फ्लूइड का भरा हुआ है, और मास ऐड करूंगा तो सरफेस पे प्रेशर अलग हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बदल जाएगा, टेम्परेचर अगर हॉट वाटर डालूंगा तो इसका टेम्परेचर बदल जाएगा। तो किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी हाइट इतना, मेरा वेट इतना, मेरे हेयर की साइज इतनी, दीज आर सम पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। तो जब सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताते हो उसे आप क्या कहते हो, उसे आप प्रॉपर्टीज कहते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट the state that is characteristics of the system, ठीक है। characteristics of the system nothing but properties। ये दो तरह से डिफाइन होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हम लोग बाय थोड़ा सा याद करने के हिसाब से, इंटेंसिव स्टार्ट विथ IN, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, है ना। मास से इंडिपेंडेंट अगर प्रॉपर्टीज होंगी तो उसे आप इंटेंसिव बोलोगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दोज आर विच आर डिपेंडिंग ऑन दी मास। एग्जांपल में देखिए कौन सी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती, आप देख सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि स्पेसिफिक हीट। कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्पेसिफिक वर्ड से शुरू होगी, याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
स्पेसिफिक हीट बोल दीजिए, आप बोल सकते हो प्रेशर, टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी। प्रेशर जो होता है वो आप, मैं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो ये बीकर है, इस बीकर में प्रेशर मेजर करूंगा, चाहे यहां पे बोलूं, चाहे यहां पे बोलूं, चाहे यहां पे बोलूं, प्रेशर तो उतना ही रहेगा। टेम्परेचर मेजर करोगे, टेम्परेचर भी उतना ही रहता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास जो होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पर यहां मैं बोलूं वॉल्यूम कितना है, तो अभी कुछ और वॉल्यूम था, चेंज किया तो कुछ और वॉल्यूम हो गया, तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मास। तो वॉल्यूम जो होगा दैट वी विल कॉल एज डिपेंडिंग ऑन द मास, however which is not depending on mass, that we count as a category of intrinsic property. Intrinsic property थोड़ा सा और आप यहां से समझ सकते हो, अगर कोई प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो जो होता है वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या क्या हो गया, जो मास पे डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक वर्ड से शुरू होगा तो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अगर वो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे वॉल्यूम का रेशियो हो गया, मास का रेशियो हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों याद से समझने की, एकदम फोकस से समझने की कोशिश करिएगा। दो बातें बोली, जो मास पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती, वो प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, स्पेसिफिक वर्ड के साथ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास, वो सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं बात करूं रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी उसका एक एग्जांपल है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोस प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन द मास, फॉर एग्जांपल वी कैन से वॉल्यूम, मास, entropy, enthalpy, internal energy, heat capacity, all form of energies are considered as a extensive properties. All specific properties are intensive property. स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सब कुछ आप किस में कंसीडर करते हो, इंटेंसिक प्रॉपर्टीज में कंसीडर कर लेते हो, ठीक है। नाउ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी, वी विल टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बहुत बेसिक सी बात है, थोड़ा सा जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो मैं एक बात बोलूं कि आप इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हो, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इक्विलिब्रियम मींस, तो आप क्या समझते हो उसका मतलब। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब हमारी नजर में होता था कि सब कुछ बैलेंस हो, ठीक है, ऐसा समझते थे हम लोग। इफ एवरीथिंग इज बैलेंस दैट मींस इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हम लोग अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये बताना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए, आउटर सरफेस और इनर सरफेस, मतलब सराउंडिंग का और इनर पार्ट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर मैं कहूं मैकेनिकल बैलेंसिंग होनी चाहिए तो प्रेशर आउटर सरफेस का और इनर सरफेस का सेम होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए और फेज इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। ये सारे इक्विलिब्रियम जब एक साथ होते हैं तभी आप किसी भी स्टेट के बारे में बता सकते हो, किसी भी पॉइंट के बारे में बता सकते हो। एग्जाम्पल मैं पूछता हूं आपसे, आप समझिएगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि एक पिस्टन है और ये पिस्टन मूव करता हुआ आ रहा है नीचे। अब ये कंटिन्यूअसली अगर मूव कर रहा होगा तो क्या आप बता पाओगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका प्रेशर क्या है। क्वेश्चन समझिएगा, आई एम आस्किंग अबाउट द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर। अगर ये डायनेमिक कंडीशन में है, ये पिस्टन अगर डायनेमिक कंडीशन में है, कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, तो आप नहीं बता पाओगे उस किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। मुझे एक फोटो लेनी पड़ेगी, इसका एक कैप्चर कर लिया, ऐसा ही दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, एक मैनोमीटर लेके आता हूं और इसका प्रेशर मेजर कर लेता हूं, ठीक है। एक थर्मोमीटर लेके आता हूं, टेम्परेचर मेजर कर लेता हूं। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉल्यूम बता सकता हूं कितना है। समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं। तो इसका इक्विलिब्रियम पे होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी करनी है, आपको स्टेट्स बताने हैं। तो आप तभी बता पाओगे जब आप क्या कर रहे हो, जब आप देख रहे हो कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। समझ में आया सिस्टम का इक्विलिब्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है। सिस्टम का इक्विलिब्रियम सिस्टम की एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें कितने तरह के इक्विलिब्रियम चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होता है थर्मल इक्विलिब्रियम जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो प्रेशर कांस्टेंट रखेगा, और केमिकल कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, फेज इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट if once you are able to understand what are the
properties and how to calculate the properties of the system, we will be able to calculate state of a system. किसी भी सिस्टम का क्या स्टेट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर और क्या वॉल्यूम है, दैट इज नथिंग बट स्टेट. सो स्टेट इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. सेट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना, वॉल्यूम कितना, दैट बी कॉल्ड एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम. ठीक है. सो एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम और on set of properties, we define it like that. Any condition of system or set of properties called as state of a system. The state of a system is specified by the properties of a system. तो जब कभी भी कोई पूछेगा कि state of system क्या है तो आप कैसे बताओगे? You will predict it with the help of, how we can tell, we can say it about with the help of understanding of calculation of the properties. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसे. देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी P1 प्रेशर है और V1 वॉल्यूम है. ये आप समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? किसी भी सिस्टम का प्रेशर इतना है और वॉल्यूम कुछ इतना है. तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम आपको बता दिया मैंने, अब आप कहोगे कि मेरे को दो प्रॉपर्टीज पता चली, तो क्या तीसरी प्रॉपर्टीज बता पाऊंगा मैं या कोई और प्रॉपर्टीज बता सकता हूं? तो ये बात भी अंडरस्टैंडिंग में रखनी है और इसे ही हम क्या कहते हैं? स्टेट. सो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रॉपर्टी. पीवी बता दिया मैंने आपको, और हो सकता है टीबी बता दूं या हो सकता है पीटी बता दूं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट वी नो एंड वी कैन फिक्स द स्टेट. तो हम स्टेट को फिक्स कर सकते हैं या स्टेट के बारे में जान सकते हैं. ठीक है. ये बात समझने की कोशिश करिएगा. अब होता क्या है कि जब आप एक स्टेट को फिक्स करते हो तो आप बता देते हो कि अभी मैं यहां खड़ा हूं. समझिएगा, एग्जांपल समझिएगा, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं. मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे पे प्रेशर कितना लग रहा है, वॉल्यूम कितना है, और ये सब कुछ आपने बता दिया. फिर मैं मोशन करके यहां आ गया. तो जब मैं वहां खड़ा था और अब मैं यहां आया हूं, क्या दोनों बातें सेम है? नहीं है. तो मैंने क्या करा, उस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए एक पाथ ट्रेवल किया. क्या किया? एक रास्ता ट्रेवल किया. उस रास्ते को आप क्या कह सकते हो? ये एक प्रोसेस का नाम है. अगर मैं इस पॉइंट से किसी इस पॉइंट पे सिस्टम को लेके आ रहा हूं, समझने की कोशिश करना. मैं अगर सिस्टम यहां था, यहां से यहां आया, इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस है. पहले मैं उस पॉइंट पे था, उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स कुछ और थे, और इस पॉइंट पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ और हैं. अभी आप ये समझ सकते हो, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं किसी सॉलिड लाइन से, सो दैट विल गिव्स यू द पाथ ऑफ द प्रोसेस. ठीक है. और इसे हम प्रोसेस का नाम भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज P2 V2. तो P1 V1 एंड P2 V2, दीज आर द टू स्टेट्स दैट वी हैव डिफाइंड. और इन स्टेट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, इसे आप पाथ बोल सकते हो और इसे एक प्रोसेस का नाम दे सकते हैं. ठीक है. देखिए, कुछ कंटेंट के टर्म में देख लेते हैं. इफ एनी प्रॉपर्टीज चेंज, स्टेट चेंज. जैसे मैंने यहां पे कोई एक प्रॉपर्टी अगर चेंज करता हूं तो स्टेट चेंज होता है. ये बहुत बेसिक सी बात है. इनफाइनाइट state through which the system passes while the moving initial state to final state is called as process. तो हम उसे प्रोसेस का नाम दे देते हैं. ठीक है. तो आपको अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि इन केस इफ आई एम चेंजिंग वन स्टेट और वन सेट ऑफ प्रॉपर्टी, द स्टेट विल चेंज. जैसे मान लो ये प्रेशर 100 बार है, this pressure is 100 bar and we are moving from here and reaching to this point. तो यहां से मैं इस पॉइंट पे आता हूं, तो आप क्या देख रहे हो? प्रेशर कांस्टेंट होने के बाद भी अगर मैं वॉल्यूम V1 से V2 चेंज कर रहा हूं, तो ये किस तरह की प्रोसेस दिख रही है आपको? दिस बी कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ठीक है. तो आपको समझ में आया, अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करूंगा, स्टेट चेंज हो जाएगा. बहुत बेसिक सी बात थी. यहां पे दो तरह की प्रोसेस डिफाइन होती हैं. एक प्रोसेस का नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक प्रोसेस का नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस. यहां से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. जहां जहां पे मैं बोल रहा हूं ना क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, मतलब वो गेट, ईएससी, पीएसयूज या फिर एसएससी, जेई या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में वहां पे क्वेश्चंस बने हुए हैं. ठीक है. तो ओएनजीसी में भी बनने के चांसेस हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. अब आप देखिए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे. पूछा जा सकता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर रिवर्सिबल प्रोसेस को ऑब्टेन करना चाहता हूं तो वो क्या होगी, किस तरह की प्रोसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हो. अब समझिएगा, रिवर्सिबल वर्ड से समझ में आ रहा है कि रिवर्स कर सकते हो. जैसे मान लो मैं यहां से यहां मूव करके आया और मैं वापस वहीं पे मूव करके चला जाऊं, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस थी. रिवर्सिबल का मतलब मैं आया और गया.
थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये समझने की कोशिश करिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कि एक सिस्टम जिसने एक प्रोसेस को ट्रेवल किया और वापस अपने स्टेट पे आए बिना किसी इंपैक्ट एक्सर्ट किए हुए सराउंडिंग पे, सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ होना चाहिए, इस तरह की प्रोसेस को आप क्या कहते हो? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हो। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इनफाइनाइट, ये लाइन समझ लीजिए, द इनफाइनाइट स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासेस व्हाइल मूविंग इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस पाथ। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे दैट व्हाट इट इज, हाउ वी कैन डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ कॉजेस, स्टैटिक्स और ये सारे टर्म्स आएंगे जिनसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है, और लिटरली क्वेश्चंस इनसे मिलते हैं आपको, है ना। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझिएगा। The process can be classified as quasi-static and non-quasi-static। यही है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉज। एक प्रोसेस को हम quasi-static कब बोलते हैं? जब वो बहुत धीरे चल रही हो। quasi और static का मतलब ही क्या होता है? static का मतलब होता है रेस्ट, quasi का मतलब होता है almost। So if a process is almost at rest, then we called as quasi-static process। ठीक है, a process is said to be quasi-static if it takes place infinitely slowly, अदरवाइज नॉन कॉजेस्टैटिक। या तो बहुत धीरे चल रही होगी उसे हम कॉजेस्टैटिक बोलेंगे, और अगर वो फास्ट चल रही है तो नॉन कॉजेस्टैटिक। पहली शर्त, कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी पे होगी या रिवर्सिबल तभी होगी थर्मोडायनेमिक्स में जब वो कॉजेस्टैटिक होगी। पहली बात है कि प्रोसेस हैज टू बी कॉजेस्टैटिक इफ वी वांट इट टू बी रिवर्सिबल। पर ये केवल कंडीशन इतनी ही नहीं है, कॉजेस्टैटिक होने के साथ साथ किसी भी तरीके का इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए ये एक पिस्टन है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब मैंने क्या कहा कि ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, मैंने ऐसा बोल दिया बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। ये डेमोन्स्ट्रेशन से पता भी चल जाएगा आपको कैसे ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहा है। यहां से आप समझ सकते हो मैं बहुत छोटे छोटे स्लैब्स रख के रखा हूं यहाँ पे। अगर मैं एक छोटा सा स्लैब हटाऊंगा तो पिस्टन क्या करेगा? ऊपर आ जाएगा। एक और छोटा सा स्लैब हटाऊंगा और पिस्टन ऊपर आएगा। ऐसे कंटिन्यूअसली स्लैब्स हटाता जाऊंगा, धीरे 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 पिस्टन ऊपर आता जाएगा। स्लो प्रोसेस कराने में दिक्कत नहीं है। पर अगर यहां पे इसके बीच में, इस वॉल के और पिस्टन के बीच में कोई फ्रिक्शन होगा तो लॉसेस होंगे। अगर लॉसेस होंगे तो जैसे पिस्टन ऊपर गया तो वैसे ही नीचे नहीं आ पाएगा। मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मेरी कुछ एनर्जी गई, वो एनर्जी कौन लेके आएगा? अगर मैं यहां से यहां आया और मैंने एनर्जी लॉस कर दिया तो एनर्जी दोबारा मिलने वाली नहीं है, लॉस हो गई तो हो गई। तो ये प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहलाएगी। तो जब मैंने एनर्जी कोई लॉस ही नहीं करी, किसी भी तरीके के इंटरनल लॉसेस नहीं है और प्रोसेस कॉजेस्टैटिक भी है, तो ही वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन है इट हैज टू बी कॉजेस्टैटिक, पहली कंडीशन। दूसरी, देयर शुड बी नो फ्रिक्शन या नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, या मैं क्या कह दूं, नो फ्रिक्शन। किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी सारी प्रोसेस दुनिया जमाने की जो है वो सारी की सारी क्या है? सारी प्रोसेस नॉन कॉजेस्टैटिक और इरिवर्सिबल है। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। किसी भी प्रोसेस को आप तभी रिवर्सिबल कह सकते हो जब वो स्लो हो और साथ में फ्रिक्शनलेस भी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन से इट। अच्छा, इससे क्या फायदा मिला? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर प्रोसेस बहुत स्लो है, हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर लेती है, एक बार चलती है रुकती है चलती है रुकती है, तो आप हर पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर पाओगे। मान लो ये P1 V1 क्या हुआ, दिस इज P1 V1। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन करने का टाइम मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चल रही है। अगर धीरे धीरे चल रही है तो हम ये सारे कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, यही बात आपको समझानी थी। दिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो इस टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये काफी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आएंगी क्योंकि आपने कॉजेस्टैटिक पढ़ रखा है। चलो देखते हैं, फ्रिक्शनलेस कॉजेस्टैटिक। फ्रिक्शनलेस कॉजेस्टैटिक प्रोसेस बिकम रिवर्सिबल प्रोसेस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। A flow process is considered reversible if ideal flow is given। कभी कभी आइडियल फ्लो अगर दिया होगा तो भी आप उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हो। विस्कोसिटी 0 होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। ये सब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और ये पॉइंट्स आपको एज इट इज याद करके रखने हैं।
रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है मैंने बताया। रिवर्सिबल प्रोसेस उसे कहते हैं अगर सिस्टम अपने ओरिजिनल स्टेट को अटेन कर लेता है। उसके लिए क्या क्या होता है आप जानते ही हो। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस टू ऑकर फॉरवर्ड पाथ एंड रिवर्स पाथ हैज टू बी सेम। रिवर्सिबल प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन। आप जितनी भी प्रोसेस में कंटिन्यूअस लाइन का मतलब सॉलिड लाइन देखोगे वो प्रोसेस क्या कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉलिड लाइन, और अगर मैं यहां पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसी प्रोसेस कहलाएगी, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सॉलिड लाइन हमेशा एक फिक्स स्टेट की प्रोसेस है। ये स्टेट्स आपको नोन है, अगर आपको स्टेट्स नोन होंगे तभी आप इसे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर पाओगे, ध्यान रखना ये बात। रिवर्सिबल प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन और सॉलिड लाइन, वेयर एज इरिवर्सिबल प्रोसेस डॉटेड लाइन। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली ऑल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाया जा सकता है, फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दो। फ्री एक्सपांशन भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पढ़ेंगे फ्री एक्सपांशन क्या होता है। मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड देख सकते हो। हीट ट्रांसफर्ड थ्रू दी फाइनाइट टेम्परेचर रिजर्वायर कैन ऑल्सो बी कंसीडर एज अ व्हाट, वी कैन कंसीडर इट अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर, समझिए साइकिल क्या होती है। आप जैसे अभी तक आपने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर ली ये समझिए। आपने स्टेट पढ़ लिया, अब पहले प्रॉपर्टीज पढ़ा आपने। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आपने क्या देखा, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नथिंग बट स्टेट। स्टेट के बाद स्टेट चेंज हो रही है, उसे प्रोसेस मिल गई। प्रोसेस आपने दो पढ़ी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तीसरा है, चौथा है जो वो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, अगर आपने स्टेट स्टार्ट किया वापस आके उसी स्टेट पे पहुंच गए, that is nothing but a cycle. When initial state and final states are same, that we call as a cycle. तो आप क्या कह सकते हो, process is said to be cycle in which initial and final states are same with meaningful process. अगर वो meaningful process के साथ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या करा, आपके दिमाग में आया और आप यहां से स्टार्ट किए और गोल घूम के यहां आ गए। This is not a, this doesn't have any meaning. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, it has to be it should give some sense of the process. For example, I am reaching from 1 to 2 and reaching back. ठीक है, तो अब होता क्या है, साइकिल मिनिमम दो प्रोसेसेस को कंज्यूम करती है। दो प्रोसेस तो होनी ही चाहिए अगर किसी साइकिल को आप, किसी प्रोसेस को आप अगर साइकिल कहना चाहते हो तो। क्या कह रहा हूं मैं, इफ यू वांट टू से एनी प्रोसेस एज अ साइकिल, मिनिमम 2 प्रोसेस हैज टू बी देयर। ये भी एक क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, जो बातें मैं बोलता हूं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेंगे। साइक्लिक प्रोसेस, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर अ साइकिल इज कॉल्ड एज 2 प्रोसेस। 2 प्रोसेस होनी चाहिए। अभी और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं देयर इज 2 फंक्शंस, ये एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। किसे आप पॉइंट फंक्शन बोलोगे और किसे पाथ फंक्शन बोलोगे। A variable is said to be point function whose values does not depends on path followed by a system. देखो इसे समझो, देखो क्या होगा, आप बताना कि इसमें से कौन सी चीज पाथ फंक्शन है और कौन सा पॉइंट। ये तो समझ में आ रहा है, पॉइंट का मतलब है किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, पाथ का मतलब है रास्ते की बात हो रही है। तो मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। मैं इस रास्ते से यहां जा रहा हूं, समझिएगा, और मैं इस रास्ते से यहां जा रहा हूं, कोई ये रास्ता पकड़ लिया, तो मैंने 3 रास्ते फॉलो किए, 1 2 3। क्या आपका प्रेशर P2 चेंज हुआ अगर मैं इस रास्ते से इस सिस्टम को लेकर, ये रास्ते क्या हैं, ये रास्ते ऐसे हैं, समझिएगा। मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं वॉक करते हुए, ध्यान से समझना, एक स्ट्रेट रास्ता लेके यहां आके खड़ा हुआ। अभी वापस मैं इधर कितने तरीके से आ सकता था, मैं कुछ ऐसे ऐसे घूम के आता, मेरा मन हुआ नहीं मैं कुछ और तरीके से घूम के जाऊंगा, पर मैं पहुंच कहां रहा हूं, मेरा फाइनल स्टेट फिक्स है। और क्या ये इन रास्तों पे डिपेंड कर रहा है, ये रास्ते कुछ नहीं है, एनर्जी इंटरेक्शन के तरीके हैं। ये जो तीनों रास्ते दिखे ना अलग अलग, ये वर्क हीट इनपुट करने के तरीके हैं। आप आगे और अच्छे से समझ जाओगे इनका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है जब हम सेकंड चैप्टर देख रहे होंगे। अभी आपको समझ में आया, इन तीनों रास्ते से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसका कोई लेना देना है। तो जो प्रॉपर्टीज है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, जो स्टेट है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो यहां से आप ये कंफाइन करते हो कि प्रॉपर्टीज या फिर स्टेट ऑफ अ सिस्टम
इज अ पॉइंट फंक्शन, वो केवल उसी पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ये कुछ और लेना देना नहीं रखता किसी भी पाथ से। क्या बोला मैंने? स्टेट या फिर प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, ये सब पाथ फंक्शन में आएंगे। आपको समझ में आएगा जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे। मैं फिर से याद दिलाऊंगा, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, एरिया पे डिपेंड करते हैं, दैट वी विल सी। ठीक है, सो पॉइंट फंक्शन क्या होता है? पॉइंट फंक्शन, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए। See this? A variable is said to be point function whose values does not depends on path. ये path पे depend नहीं करे, उसे हम point function कहते हैं। That way we can see it. Now let's talk about path function. Path function क्या होता है? Where the values depends on history from where it comes. अब आप थोड़ा सा जब देखोगे ना, वर्क ट्रांसफर वगैरह कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा पीवी कर्व का एरिया जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज व्हाट? दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वर्क ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। इस कारण से देखो, अगर एरिया बदल जाएगा, रास्ता बदलोगे, एरिया बदलेगा, और उसके कारण से ये पाथ फंक्शन कहलाता है। वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, हीट ट्रांसफर आल्सो पाथ फंक्शन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है जो कंप्लीट डिफरेंशिएबल होते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज। बट वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप केयरफुली सुन के रखिएगा and that will be useful for you. ठीक है, that way we can think about. Now let's talk about these are the questions that we will see later on. Now what is pure substance? Ideal gas equation बड़ी काम की चीज है, और यहां से हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ भी अप्रोच करेंगे। So we will see here what is pure substance. एकदम लाइट वे में डेफिनेशन देख लीजिए, आगे ये चैप्टर भी मिलेगा आपको। Pure substance is substance which chemical composition does not change, remain constant throughout its volume, जिसका chemical composition change ना हो। mixture of gases भी possible है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि अगर मैं 3 gases का mixture देखूं और उनका proportionate amount same रहे तो उसे हम pure substance कहते हैं। जैसे आइस एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, उसका कॉम्पोजिशन कोई चेंज नहीं होता, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूं। वाटर का भी सेम होता है, गैसेस मिक्सचर का भी सेम होता है। आप ध्यान रखिएगा, जो मॉइस्ट एयर होती है उसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट बदलता रहता है, तो मॉइस्चर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो मॉइस्चर को हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं रख पाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडियल गैस। एनी गैस बिहेवियर एज एन आइडियल गैस, किसी भी गैस के बिहेवियर को हम आइडियल गैस बिहेवियर कह सकते हैं अगर वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हो। ठीक है, तो रियल गैसेस भी आइडियल गैस जैसे बिहेव करती हैं अगर वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होती हैं। तो ये बात समझिएगा आप यहां से, PV is equals to nRT। सो nRT का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? P is the pressure। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेशर किस में रखेंगे हम लोग, that we have to always keep absolute pressure here। ठीक है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब ये दिया हुआ है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर में होना चाहिए, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। N is representing number of moles, R is representing universal gas constants and T is representing temperature in Kelvin। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। R की यूनिट जो है किलोजूल पर किलो मोल केल्विन है, इसकी वैल्यू जो होती है 8.314, ये देखेंगे हम लोग, लिखी हुई होगी आगे। PV is equals to MRT से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो मोल का मतलब क्या होता है? मोल इज नथिंग बट N is equals to मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में आप M लिख सकते हो, कैपिटल M लिख सकते हो। R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट गैस, या मैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोल सकता हूं। इसकी वैल्यू कितनी है? 8.314 बोला मैंने अभी। एयर के लिए मॉलिक्यूलर वेट 29 होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? आप देख सकते हो 0.2187 आएगी, जो कि आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। वी कैन सी इट हियर। R is equals to capital R upon M, that is the things we have written। PV is equals to MRT, ये आप देख सकते हो। and from here we can see, just a minute, see this, R is equals to capital R upon M, PV is equals to MRT। यहां से आप देख सकते हो जो R की वैल्यू है 8.3143, इसे अगर 29 से डिवाइड करूंगा 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले ये किस में था? किलोजूल मोल केल्विन में था, जूल मोल केल्विन में था। अगर मैं इसे कहता हूं, देखिए किलो किलो में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 से जैसे डिवाइड किया, ये किलोजूल पर केजी केल्विन में आ गया। ठीक है, 29 यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर है,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। ये तो अलग अलग डेफिनेशन रहेंगी। अच्छा एक बात समझो, मैं वहां पे दो प्रॉपर्टीज ही दे रहा था आपको, बिकॉज वी आर हैविंग रिलेशन। अगर मुझे पीवी पता है तो आर पता चल जाएगा, क्योंकि आर तो गैस कांस्टेंट है, वो पता रहेगा कौन सी गैस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, वी कैन सी इट हियर, फाइन। दिस कॉन्सेप्ट इज गेज एंड प्रेशर, वी विल डिस्कस इन फ्लूइड मैकेनिक्स इन डिटेल। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, नाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गाइस? क्या समझते हो आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है जिसको मैं दिखा के आपको एलिबरेट करूंगा। आप इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे इसे समझने में। वी कैन सी फॉर एग्जांपल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए आपके पास ये एक बाउंड्री है और मैंने एक सिस्टम बना रखा है, ये एक सिस्टम है। मैं कोई दूसरा सिस्टम आपको दिखाता हूं, दिस इज अदर सिस्टम, और थर्ड सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मान लीजिए ये C है, दिस वी कैन कंसीडर एज B एंड दिस इज A। मैंने ये कहा कि A is equilibrium with B, B is equilibrium with C separately, then C will be also equilibrium with A। मतलब वर्ड क्या यूज किया, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। A अगर B के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और B C के साथ सेपरेटली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। सेपरेटली का मतलब ये दोनों A और C कनेक्टेड नहीं है, B और C अलग से इक्विलिब्रियम में है, तो ये कहा जा सकता है कि C और A भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस लॉ इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्वेश्चंस बनेंगे जो कि बेस्ड होंगे टेम्परेचर पे बेस्ड। आपको टेम्परेचर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम temperature questions can be asked from zeroth law of thermodynamics, right? So this we can read, it was given by R.H. Fowler. If a body A is thermodynamic equilibrium with body B and body B is in thermodynamic equilibrium with body C separately, then body A and C will be in thermodynamic equilibrium. Temperature को कैसे define किया है zeroth law ने? A thermodynamic property that determines whether or not a system is in thermal equilibrium. ये आप decide करते हो किससे? Temperature से। Zeroth law of thermodynamics provides conceptual or concepts of thermal equilibrium, and the role played by the common body is nothing but thermometer, which we use for measurements of temperature. ठीक है, तो इस तरीके से आप टेम्परेचर मेजरमेंट्स करते हो। कुछ अलग अलग थर्मोमीटर्स भी डेवलप हुए हैं विद द टाइम। वी हैव डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो टेम्परेचर के साथ बदल सकती है, उसे आप क्या कहते हो? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हो। जैसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है विद टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। बहुत बेसिक सी बातें हैं जो मैं लाइटली समझा रहा हूं आपको। अगर मैं थर्मोकपल की बात करता हूं तो ईएमएफ विल बी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे? व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन थर्मोमीटर? तो आप क्या बताओगे? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। फिर अगर कोई पूछेगा व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन थर्मोकपल, तो आप बताओगे थर्मोकपल में ईएमएफ इज द रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, ठीक है, या आप बोल सकते हो टेम्परेचर प्रॉपर्टी, ठीक है। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर आपसे कोई पूछेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर भी आता है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में आप देखोगे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर प्रेशर विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, दैट बी कंसीडर एज, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आया। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डिपेंडिंग ईच अदर, तो यहां से आप कह सकते हो कि वॉल्यूम विल बी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको थर्मोडायनेमिक में काम आते हैं। मेजरमेंट्स वगैरह इतनी डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द understanding of basic concepts of the thermodynamics. So guys, there is a foundation batch that is going to be announced on 30th of June 2020, offline batches at all centers. So link is given in the descriptions, you can select and get the batch.